जब तक हमारी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी तो हम घर में इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्रोसिन के आदी हो चुके हैं, डोलो वगैरह के आदी हो चुके हैं, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड के आदी हो चुके हैं। चाय 90% बीमारियों की जड़ है। और जी हर उम्र के लोगों को कैंसर, किडनी, लीवर संबंधित बीमारियां पकड़ने लगी, और ये सब इन चीज़ों के बारे में पता तभी लग पाता है जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो क्या आयुर्वेद में इस एडवांस स्टेज में या अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करने का या उपचार करने का कुछ इलाज है? अगर वो इलाज है भी तो कितने समय में ये चीज़ें सही हो? आयुर्वेदा में भी बहुत सारी चीज़ें जो अगले घंटे में आराम करती हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं लगभग हर कंपनी बनाती है। संजीवनी बटी है, क्यूनोसिन है, ये आयुर्वेदिक की हर कंपनी जेनरिक दवाएं बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत खान पाराशर विशेषकर मीडिया समूह के पॉडकास्ट चैनल विकी टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात और आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से, आयुर्वेद से जुड़े एक ऐसे शख्स से होने आ रही है इनको जो देश विदेश में बड़े बहुत ख्याति प्राप्त हैं। उनका नाम है डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी जी। राहुल जी, आज के इस पॉडकास्ट में विकी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, राहुल चतुर्वेदी जी डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हैं तथा अब तक लाखों मरीजों की निःशुल्क सेवा कर उन्हें निरोग बनाने के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति को जन जन तक पहुंचाने की जागृति का भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब घरेलू उपचार, घरेलू पद्धति को भी लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके किचन से ही होके आपको सही कर सकती है। इन सबको की चर्चा भी डॉक्टर साहब से हम करेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा और डॉक्टर साहब के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब देश के 2 पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वर्तमान में हमारे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के साथ चिकित्सक सेवा में जुड़े हुए हैं तथा उनको कहीं ना कहीं हमेशा सहायता वो करते रहते हैं। यही नहीं, देश विदेश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं चिकित्सक सेवा अपनी उनको प्रदान करते रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। नेत्र विकार के चलते आप प्रथम दुनिया के दिव्यांग पत्रकारों में से आते हैं। आप 24 नेशनल इंटरनेशनल भाषाओं के ज्ञानी हैं तथा अग्रणी मीडिया समूह दैनिक भास्कर के उत्तराखंड और यूके और यूपी के संस्करण के बतौर नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आप सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आयुर्वेद को लेकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी से आज अपने पॉडकास्ट चैनल वीकी टॉक में कुछ चर्चाएं करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। राहुल चतुर्वेदी जी, आपके वीकी टॉक में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। वीके टॉक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और इसलिए भी प्रणाम कि सूखे हुए रेगिस्तान में एक बूंद पानी की बहुत होती है। जहां आयुर्वेद को बचाने की लाख कोशिशें कर रहे हैं, वहीं तमाम चैनलों के बाद भी, तमाम चैनलों के साथ साथ वीके टॉक ने जो कदम उठाया है, मैं इनके संपादक और दर्शकों को लाख लाख प्रणाम। धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी, आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में प्रश्न भी हैं तथा हमारे दर्शकों के भी प्रश्न हैं जो हम अपने आपके सामने रखना चाहेंगे, उसका निवारण भी चाहेंगे कि आयुर्वेद किस तरह से एक आम जन को मदद पहुंचाती है या उसको निरोगी बनाने में सहायता करती है। बट उससे पहले हम जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका जन्म, आपकी शिक्षा, आयुर्वेद की तरफ आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ। राहुल जी, एक्चुअल में मेरे जो फादर थे, 3 साल पहले देहावसान उनका हो गया था। चूँकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो राजस्थान में एक गंगानगर जैतसर सूरतगढ़ फार्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद चूँकि फादर विभिन्न स्थानों पे विभिन्न राज्यों की सेवाओं में रहे, केंद्र सरकार उन्हें भेजती रही, तो मैंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखने का अभ्यास वहीं से किया, और मेरी शिक्षा दीक्षा विभिन्न राज्यों में संपन्न हुई। इसलिए भारतीय संस्कृति का हर वो रंग जो मुझे चाहिए था वो मेरी जिंदगी के नक्शे में छा गया। बहुत सुंदर। तो सब आजकल ऐसे कौन से रोग है, विकार है ये जो प्रचलन में बहुत ज्यादा है?
और ज़्यादातर लोग इनसे पीड़ित भी रहते हैं। क्या इनको आयुर्वेदिक घरेलू रेमेडीज़ से ठीक किया जा सकता है? देखिए हमारी जो इच्छा शक्ति है, जब तक हमारी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तो हम घर में इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम केरोसिन के आदी हो चुके हैं, डोलो वगैरह के आदी हो चुके हैं, नॉरफ्लॉक्स टीजेड के आदी हो चुके हैं। समस्या ये है कि वो दवाएं तत्काल उस चीज़ को रोक तो देती हैं, बट उसका रेमेडी नहीं है। अभी जो इन दिनों बेसिक रोग फैले हुए हैं, अभी दस्त है, डिसेंट्रीज वगैरह है, पेट का खराब होना, आजकल सबसे बड़ी बीमारी पेट में गैस बन रही है लोगों के, जी। क्योंकि लोग ना काम करके राजी नहीं है, 9-9 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक जगना है। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो विदेशी टाइम है वो भारत में कैसे सूट करे, उसके हिसाब से हमको चलना है। तो जब नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एक ना विनीत जी, मैं वीके टॉक के माध्यम से बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जानते इस चीज़ को सभी हैं, बट उसको कैसे कहना है वो मैं समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि वो समझ लें इस चीज़ को। हम बीमार क्यों होते हैं, सबसे पहले तो हमें इस पे आना होगा। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री होता है सेल्सियस। जी। अब समस्या ये है कि जब हमारा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 है, तो हमारे सभी पार्ट्स इसी टेम्परेचर पे काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? अब आइए दूसरी बात पे। जब हम बाहर से ठंडा गरम कुछ भी खाते हैं, हमारा बॉडी डाइजेशन में ओवरलोड नहीं ले पाता है, तो हमें ठंडी गर्मी सर्दी जुकाम बुखार ये सब होने लगता है, और हमारे बॉडी का जो 98.4 डिग्री सेल्सियस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो स्वाभाविक बात है ऑब्वियसली कि जब वो डिस्टर्ब होगा, तो हमारे जितने पार्ट्स उस टेम्परेचर पे काम करने के हैबिचुअल हो चुके हैं, वो टेम्परेचर भी उन पार्ट्स का डिस्टर्ब होगा। फलस्वरूप लिवर डिस्टर्ब है, किडनी डिस्टर्ब है, गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब है, हार्ट डिस्टर्ब। तो सारा जब टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ तो बॉडी का पार्ट डिस्टर्ब हुआ, तो जब पार्ट डिस्टर्ब हुआ तो सारा सिस्टम गड़बड़ होने से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। राहुल जी, इन दिनों कोविड को लेके तमाम भ्रांतियां हैं, खासकर पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को लेके। तो कैसे जाना जाए कि एक व्यक्ति पोस्ट कोविड इफेक्ट से पीड़ित है? क्या आयुर्वेद में इन चीज़ों का इलाज संभव है और कैसे किया? नहीं देखिए, एक तो हमें एक भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए कि कोविड में हमें ये हुआ। कोविड ये मान लीजिए कि बॉडी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम बीमार क्यों होते हैं, जी। जब वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, टेम्परेचर बॉडी का ऊपर नीचे हो गया, तो जो बॉडी का सबसे कमजोर पार्ट्स है उस पे बाहर के कीटाणु संक्रमण करने लगते हैं। ऐसे ही चूंकि हमारे बॉडी के सबसे जो कम इम्यून पावर वाले पार्ट्स हैं वो हैं लंग्स वगैरह। तो आपने देखा होगा कोविड में बुखार वगैरह चढ़ा तो लंग्स बहुत लोगों के इफेक्ट हो गए। ये जो इफेक्टेड हुए लंग्स, तो ये को ऑक्सीजन मैनेजमेंट को इन्होंने डिस्टर्ब किया। मैं ये चाह रहा हूं कि एक सिस्टम में समझाना चाहता हूं कि कोविड टाइप की चीज हुई क्यों। हमारे आम तौर पे लोग कहते हैं कि लीवर डाइजेशन करता है, बट ये गलत है। आप जब ध्यान से देखेंगे, लीवर कभी भी खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है। खाने का जो डाइजेशन होता है वो लीवर और गॉल ब्लैडर के जो एंजाइम्स और मिनरल्स मिलते हैं वो मिल करके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अब वो दोनों पार्ट्स हमारे ठीक है नहीं। लीवर का जो बेसिक काम है वो है एचबी का पिगमेंटेशन करना, हीमोग्लोबिन को पिगमेंटेट करके नलियों से, धमनियों से, आर्टरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विनीत जी, हार्ट में होते हुए वो लंग्स में पहुंचता है हीमोग्लोबिन। ये बड़ा सिस्टम समझने वाला है, और नॉर्मल आदमी अगर इसको समझ लेगा तो बीमारी से 50% ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा। ओके। हार्ट से एचबी लंग्स में गया, लंग्स में वहां उसको ऑक्सीजन मिलता है। जब लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगा, तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलेंगे तो इस में एक अपघटन की क्रिया होती है। जब दोनों मिलेंगे तो कोई रिएक्शन जरूर होगा। उस रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना, है ना? कितनी पॉइंटेड बात। आमतौर पे कहते हैं मुझे सांस का रोग, ये सब सिस्टम बिगड़ने से जो रोग होता है वो रोग होता है। अब वो जब दोनों ऑक्सीजन और
हीमोग्लोबिन दोनों मिलते हैं तो इनका जो रिएक्शन है, जो क्रिया होती है उसे श्वसन क्रिया कहा जाता है। हमारे फेफड़े, फुफ्फुस इस तरह से होने लगते हैं, तो वो होती है श्वसन क्रिया जो हम। अब उसके बाद देखिए सबसे मजे की बात कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब दोनों मिलेंगे, रिएक्शन होगा, श्वसन क्रिया चालू होगी, तो उसके फलस्वरूप जो तत्व बनता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिलने के बाद, उसको रक्त कहते हैं, उसको ब्लड कहते हैं। फिर वो ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से मतलब वो तमाम शिराधमनी वो करके सर्कुलेट होता है। ये जब सिस्टम बिगड़ता है, टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, हम बाहर से आए कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडी में आए चाय पी लिया, तो ये एकदम से जा करके, अच्छा चाय वगैरह क्यों नुकसानदायक है, कभी भी मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं, और हास्य व्यंग्य में नहीं, मैं सीरियसली भी कहता हूं कि आप लोग चाय पे तमाम तरह के डिस्कशन करते हैं, मैं चाहता हूं कि अपने हाथ पे, स्किन पे एक गरम गरम कप बढ़िया वाली बना करके चाय डालिए और देखिए हाथ जलता है या रुकता है। जब ये स्किन विनीत जी जल जाएगी तो अंदर तो आते इससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई 1000 -1000 में जाइए, उतनी नरम होती है। और जैसे ही आप चाय पिएंगे अंदर आंतों में जलन होगी, म्यूकस लेयर गड़बड़ होगी, म्यूकस लेयर गड़बड़ होगी तो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, फिर तमाम तरह के अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता है, किडनी की सब ब्लड की सप्लाई खत्म होने लगती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, पेट में गैस बनने लगती है, सिर में गैस चढ़ने लगती है, आदि बीमारियों का उद्भव और पराभव होने लगता है। इससे बचाव के लिए जो आज बीके टॉक ने ये रखा है स्टूडियो रिकॉर्डिंग, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहना चाहते हैं चाय जो है 100 विकारों का एक कारण है। इसके पीछे और भी बात है विनीत जी। जी सर। चाय 90% बीमारियों की जड़ है। जी सर। चाय में चाय पत्ती पड़ती है, दूध पड़ता है। जब चाय पत्ती पड़ेगी, चाय पत्ती हमारे अंदर जाएगी, चाय पत्ती में निकोटीन होता है, डायरेक्ट ब्लड में वो इतनी मात्रा में बैठ जाती है कि निकोटीन एक नशा होता है, एक ड्रग। कॉफीन, कैफीन, ये सब एक ड्रग है। हमारे अंदर जाकर के ब्लड में वो इतना कब्जा कर लेते हैं, जैसे कोई बाहुबली मतलब बाहुबली मकानों पे कब्जा कर लेता है तो बड़ा मुश्किल होता है सरकार के लिए भी। लेकिन उसी तरह से वो इतना स्ट्रांग हो जाता है अंदर कि दवाइयां, योगी जी का बुलडोजर आजकल सबको हटा रहा है। हाँ, तो राहुल जी की भी मुझे लगता है सॉल्यूशन सब, मैं तो परहेज का बुलडोजर कहता हूँ मजेदार इस स्टूडियो के माध्यम से। जी। तो जब हम इसमें निकोटीन अंदर इतना हो जाता है कि नॉर्मल दवाइयां फिर काम नहीं करती हैं, खाना डाइजेस्ट होने नहीं देता वो, तो इसलिए गैस वैस बनने लगती। जब खाना नहीं बने तो फिर गैस होगा। अब एक बताइए क्या एक ये इंडियंस का ही या इसी कॉन्टिनेंट के लोगों का ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो विदेशों में तो हम देखते हैं उनकी जीवन शैली, उनका फर्स्ट मीटिंग या आपस में ग्रीटिंग ही वो मॉर्निंग टी पे करते हैं। तो उनकी जीवन शैली जो चीज़ उन्होंने हमको दी है, इस देश में क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पाई, अडॉप्ट हो पाई? क्या कारण है उस चीज़ को? आपने ध्यान नहीं दिया है, संस्कृति पलट गई है। हमारे यहाँ जो आप बाहर देख रहे हैं वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, वो लोग ब्लैक टी पीते हैं। ये भारत की थी ब्लैक टी आज के 200 साल पहले। जब लॉर्ड मैकाले भारत आया, उसने भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धतियों का इतना ज्यादा अध्ययन किया कि उसने अपने पिता को एक खत लिखा था जो म्यूजियम में और नेट पे आज भी मिल सकता है कि पिताजी, मैं भारत में रह करके विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए, विभिन्न विधाओं का अध्ययन करते हुए, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हुए मैंने एक चीज का अध्ययन किया है कि हम भारत में बहुत अच्छा राज्य स्थापित कर सकते हैं। आने वाले 200 वर्षों में सभी भारतीयों का तन तो भारतीय होगा किंतु मन इंग्लिश हो। राहुल जी, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के दौरान अक्सर खान पीन के परहेज की बहुत हिदायत दी जाती है कि क्या वजह है, क्यों खान पीन में इतना परहेज रखना चाहिए? आज आपने विनीत जी ये वो सवाल कर दिया जो हर जुबान पे तो है, लेकिन वो बाहर निकालने में किन शब्दों से बाहर निकालने, वो शब्द आपने चूज कर लिए। देखिए, परहेज क्यों करना चाहिए? हमें एक डाइट चार्ट छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल पढ़ाया जाता है। 0 से 20-25 वर्ष की अवस्था तक 3000 कैलोरी हमको ऊर्जा चाहिए होती है। हम कितना खाएं पिए एक्सरसाइज करें तो हमें 3000 कैलोरी मिलती रहेगी, तो हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि बॉडी को उतनी ही आवश्यकता है। 20-25 वर्ष से 45 वर्ष की अवस्था तक 2400 कैलोरी एनर्जी चाहिए लगभग।
45 साल से ऊपर 1800 1600 जैसा उसका इम्यून पावर घटता जाएगा। रिड्यूस होता बट परहेज क्यों करते हैं, सवाल ये है। आपको दैनिक दिनचर्या के लिए एक मैं उदाहरण 2400 कैलोरी का लेता हूं। 20 साल से मतलब 0 से 40 वर्ष तक के लोग 2400 कैलोरी एक औसत कैलोरी है। अब देखिए, ये आप दिन में अगर 6 रोटी खाते हैं तो 900 कैलोरी मिल गई आपको। सब्जी वो रोटी खा के आपको चाहिए तो 2400 कैलोरी ही ना। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आधी कैलोरी हम दवाई से देंगे आपको और आधी आप खाने से लो। तो जो खाने से लेंगे और दवाई से लेंगे तो जो दवाई वाली कैलोरी का पार्ट है वो परहेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आया मजा बात में? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आप कम खाइए, जितना दवाई कम खाएंगे, नहीं सॉरी, मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के क्षमा चाह, जितना भोजन कम करेंगे उतना ही दवाई अधिक डाइजेस्ट होकर के अपना असर आपके ब्लड में डालेगी। और जितना भोजन करते जाएंगे डाइजेशन का मौका मिलेगा नहीं पार्ट्स को। 6 घंटे बाद फिर खा लिया, जब तक दवाइयों के पचने का समय आया। नॉर्मल खाना 3 घंटे में 4 घंटे में पच जाना चाहिए, बट जब वो डाइजेशन का टाइम 3-4 घंटे के बाद आया, तब तक आपने खाना खा लिया तो दवाई को मौका कहाँ मिला। तो वो जो पार्ट है, हमारा सिद्धांत है, दर्शकों से हम बोलते हैं कि अभी देखिए आप दूध पी लिया, 1 किलो पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, बादाम खा लिया, ये खा लिया, तो एक औसत विनीत जी हमने जो सर्वे किया है कि हम लगभग 2400 कैलोरी की जरूरत है और हम 5000 कैलोरी तक डेली यूज करते हैं। 5000 कैलोरी वी आर कंज्यूमिंग। तो अब बताइए, जरूरत आपको 2400 की है, 5000 कैलोरी आप डेली यूज कर रहे हैं, तो आपका डाइजेशन खराब होगा तो बीमारी बढ़ेगी ना, किडनी पे जोर पड़ेगा ना, लीवर पे जोर पड़ेगा ना, सब पे जोर पड़ेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर फिर इस माध्यम से भी डिस्टर्ब होता है। तो जब ये डिस्टर्बेंस होगा तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए हम जो पार्ट दवाई का देते हैं, हम कहते हैं उतनी हम दवाई दे रहे हैं उतना परहेज कर लीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह छोड़ दीजिए। आप प्रोटीन और मिनरल्स, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, तीनों मसूर दाल, तीनों मूंग दाल, चना, अरहर की दाल खाइए, खीरा, ककड़ी। भोजन में मीठे का ना के बराबर प्रयोग करें, तो आपको पूरी बॉडी में उतनी ऊर्जा मिलती रहेगी जितना आपके जीवन के लिए जरूरी है। फालतू ऊर्जा लेंगे, ना दवाई डाइजेस्ट होगी, ना खाना डाइजेस्ट होगा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सुबह की दिनचर्या खासकर जब आप उठते हैं, देखिए हमें प्रथम चीज क्या करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा ही विभिन्न प्रकार के वैद्यों का, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स का मत है। बट देखिए मैं इतना जानता हूं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे भगवान की दया से बीमारी दूर दूर तक लगती नहीं। मैं अपनी दिनचर्या बता रहा हूं। अगर मैं आपको देखने में स्वस्थ लग रहा हूं तो आप उसका पालन करिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे। मैं अपनी बता रहा हूं तो आप अपना समझ लें। मैं कभी भी रात में भोजन नहीं करता। जी, मैं शाम को 5 बजे, ये मुझे कई वर्ष हो गए, जब से मैंने डॉक्टरेट किया, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया। तो शाम को 5 बजे मैं रोटी नहीं खाता, बट लौकी, तोरी, टिंडा और ये दालें, इन्हीं को पी करके रहता हूँ। पूरी रात खाने को डाइजेशन का मौका मिलता है, बॉडी को आराम का समय मिलता है। उसके बाद सवेरे हम उठते हैं, गरम गरम पानी पीते हैं और कम से कम 13,000 कदम टहलते हैं। हम दौड़ते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते वो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मैं मना कर रहा हूं, बट मैं अपनी बात बता रहा हूं। 13,000 कदम करने से ना तो आपको शुगर होगा कभी, ना बीपी होगा। लेकिन इसके बाद जो लोग जिम में जाकर के अपने शरीर को लेत तरीके लगे रहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह MBBS। हमारे एक दोस्त हैं अरविंद शर्मा जी, वो लगे रहते हैं पूरे दिन 4-4 घंटे। योगेश जी हैं हमारे मिलने वाले, गांव में रहते हैं, ये भी लगे रहते हैं। तो ये जब लगना बंद हो जाएगा ना, तब आपको आनंद आएगा। तो जब आप सवेरे, हम फिर गर्म पानी पीते हैं, 13,000 कदम घूमते हैं, फिर हम खीरा, ककड़ी वगैरह खूब अच्छे से खाते हैं, और नीम, गिलोय वगैरह का हमने अपने पाउडर्स बना रखे। आप भी बनाइए घर पे। ये सब रसोई का चीजें बता रहा हूँ। आप रसोई से बाहर जा क्यों रहे हैं? जब रसोई से बाहर गए तभी तो इंग्लैंड ने आपके ऊपर कब्जा किया, और उसने कब्जा किया और आपकी रसोई वो इंग्लैंड उठा ले गए। तो जो काम वो कर रहे हैं अब आप करिए। मॉर्निंग में ब्लैक टी, उसके बाद हम ये सब औषधियों की पेय पीते हैं, फिर 9 बजे 10 बजे खूब जम के खाना खाते हैं। कोई नाश्ता वास्ता नहीं करते, ना हमारे आयुर्वेदा में कोई नाश्ता है। उसके बाद खूब भरपेट रोटी, सब्जी, लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब हम खाते हैं। उसके बाद हम दोपहर में जितना हमने मॉर्निंग में खाया है उसका आधा खाते हैं,
और फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं, केला छोड़ के सब खाते हैं, क्योंकि इन दिनों केला खाना इसलिए नहीं चाहिए कि पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है उसके अंदर और हम डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे मैंने जो बताया, बहुत कभी मन होता है तो रात में 1 कप दूध पी लेते हैं, लेकिन हम दूध पीने के लिए भी लोगों को मना करते हैं। नॉनवेज तो हम खाते ही नहीं है, नॉनवेज और दूध हम बिल्कुल मना करते हैं। स्पेसिफिक रीजन है दूध और मैं अभी अगली चर्चा में मेरे पास है इसके लिए प्रश्न, तब मैं आपसे पूछूंगा। आचार्य जी, आजकल योग को लेके भी तमाम जोड़ चल रहे हैं, हर आदमी योगा कर रहा है। योगा को लेके मेरे दिमाग में एक प्रश्न है आपसे कि योगा की परिभाषा क्या है, तथा योग क्या अकेला करना चाहिए, किसी के सानिध्य में करना चाहिए? विनीत जी, आपने ऐसा सवाल पकड़ा है, मुझे लगता है अगर मैं सच्चाई बताऊं तो योग वालों के धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन योग वाले भी जो एक्सेस करने लगते हैं वहां दिक्कत होती है। जी सर। पहले तो आप योग की परिभाषा समझें। जी सर। योग का मतलब है जोड़। जी। 2 प्रकार के शरीर होते हैं हमारे अंदर, एक स्थूल शरीर जो दिखता है, एक सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिखता है। जी। स्थूल शरीर यानी, अब आप इसकी परिभाषा देखिए, वह क्रियाएं जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मध्य समन्वयन स्थापित करके इस संसार में जीने की कला को प्रदान करते हैं, उसे योग कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के अंदर, अब देखिए योग, इस योग को 8 भागों में हम बांटते हैं। मेरी उंगलियों की ओर देखिएगा। पहला है वाह्य योग, दूसरा है अंतर्योग। वाह्य योग स्थूल शरीर के लिए, अंतर्योग सूक्ष्म शरीर के लिए। वाह्य योग, अब ये 8 परिभाषाएं 8 भागों में बांट दिया। योग के 8 प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए 5 और 3 मैंने 2 भागों में कुछ सोच के बांटा है। वाह्य योग के 5 प्रकार होते हैं। इन 5 क्रियाओं से हमारे शरीर का वह शरीर, जिस शरीर से हमको अंदर प्रवेश करना है, वह शरीर स्वस्थ रहता है। उस क्रिया को वाह्य योग कहा जाता है। यम, हम शरीर के किसी भाग से बंधे हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, उस प्रक्रिया को यम कहा जाता है। जिस नियम को करने से, यानी जिन क्रियाओं को करने से, जिस कार्य प्रणाली और जिस पद्धति और जिस सिस्टम को करने से यम ठीक रहेगा, उसे नियम कहते हैं। 2 हो गए। आसन, शरीर की वह क्रिया जो इन शरीर के अलाइनमेंट को, हमारा शरीर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है, इस डिस्टर्ब अलाइनमेंट को सही करने की वह प्रक्रिया आसन कहलाती है। फलाना आसन, चिलाना आसन। उसके बाद आइए प्राणायाम। अब बाहर की जब प्रक्रियाएं तीनों आसन तक ठीक हो गई, आसन शरीर के लिए होता है ना। विनीत जी हाँ या ना नहीं बोलेंगे तो पता है मैं सोच लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल समझ, हाँ, सो गए हैं आप और दादी कहानी सुनाना बंद कर देती है। ये वीके टॉक में बड़ी मस्त बात बता के जा रहा हूँ। अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सामने दर्शक भी आपके सजीव रहेंगे। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए, अलाइनमेंट मोड को ठीक करने के लिए आसन करते हैं हम। वे क्रियाएं आसन कहलाती हैं, जैसा कि आजकल आप बहुत देख रहे हैं। अब आइए प्राणायाम। प्राण धन आयाम। अब बाहर से आपको अंदर तो जाना है ना, केवल बाहर की शुद्धि से तो काम नहीं चलेगा। तो जब हम अंदर प्रवेश करने की, प्राण को शुद्ध करने की वह आयाम, वह क्रिया, जब हम अंदर से प्राणों की शुद्धि करने के लिए बाहर की शरीर के स्वास्थ्य कीटाणुओं को अंदर डालने की प्रक्रिया, अंदर से गंदगी को दूर निकालने की प्रक्रिया, जब अंदर का प्राण और बाहर की स्थूल शरीर की क्रियाओं का आयाम देते हैं, तो उसे प्राणायाम कहा जाता है। अब आइए 5वां, प्रत्याहार। स्थूल शरीर के लिए 5वां नियम कौन सा है? प्रतिधन आहार, खान पान, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ये 5 चीजें जब सही होंगी, तब आप स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। किस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे? स्थूल शरीर पर। जब इस पर आप विजय प्राप्त करेंगे, तब आप अंदर जाएंगे सूक्ष्म शरीर की ओर। तब जब अंदर बाहर आपका स्थूल शरीर सही है, तब आपके यहाँ 6वीं धारणा थी। तब शरीर स्थूल आपका ठीक हुआ, आप स्वस्थ हुए, खाना पीना आपने अच्छा रखा,
और अच्छा वेज खाना खाइए। प्रकृति ने बहुत कुछ खाने के लिए दिया है आपको। मैंने मानुष, भगवान क्या कहता है जी कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। बहुत सुंदर। अन्न दूधा दिखाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया। अन्न दूधा दिखाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया। जीभ के स्वाद में आ गया जो अगर फिर भी तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और इस स्थूल शरीर को जब हम ठीक रखेंगे, जी तब जब हम अंदर प्रवेश करेंगे, जी तब छठवां धारणा बनेगी जी और सातवां ध्यान लगेगा जी। और आठवां हम समाधि में चले जाएंगे और इसे होगा समाधिस्थ का आठवां अंग पूर्ण योग। इसे कहते हैं योग। इसलिए हमेशा किसी के सानिध्य में ही योग करना चाहिए। टीवी और मोबाइल पे देख के योग के ऊपर न जाएं, आपके अंग भंग हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह आपने योग के बारे में बताया, जो सानिध्य में करना चाहिए, सारी चर्चाएं आपने की है। बहुत ही साथ में सुंदर जो एक आपने प्रभु का गाना भी साथ में गाया, सच में दिल लगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। आचार्य जी, आजकल सेक्स को लेके भी लोगों के अंदर तमाम भ्रांतियां हैं। लोग बिना किसी की सलाह के अलग अलग तरीके की दवाइयाँ सेक्स कारणों से खाते रहते हैं, औषधियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेक्स कोई रोग नहीं है, पहले तो आप ध्यान रखें। जी सेक्स एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। जी जैसे सांप सामने से अजगर गुजर जाए, जी मैं दुनिया के किसी भी पहलवान को कह सकता हूँ, हम्म, खली बली तक को, कि वो सांप को देख के डर जाएगा, जी लेकिन सांप ने काटा तो नहीं। जी सांप के रूप का एक दहशत हमारे अंदर बैठ गया हम्म, और जब जब सदियों तक, पूरे जीवन जब तक हम अर्थी पर नहीं चले जाते हैं, तब तक वो कभी भी सीन याद आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। जी इसी तरह जब आदमी सेक्स करता है तो बहुत जल्दी वीर्य स्खलन हो जाता है जब वो बहुत समय की बात करता है। ये प्राकृतिक स्वभाव है। जब बाद में वो करता है तब बहुत समय तक वो काम कर सकता है। ये उसके खाने पीने की कमजोरी है। अगर वो स्वस्थ, वो बिल्कुल भूल जाए कि सेक्स कोई बीमारी होती है। जी। सेक्स एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो बिल्कुल भी बीमारी का नाम नहीं दे सकते। और दुनिया में कोई भी सेक्स के प्रति कोर्स नहीं कराया जाता है। वीर्य दोष ही अगर शुद्ध हो जाए तो आपके सेक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और वो भी वीर्य ये नहीं कहता ताकतवर वस्तु खाइए, वो भी 2400 कैलोरी पे ही ध्यान देता है। बहुत सुंदर। शरीर की रचना ही 2400 कैलोरीज को लेकर बस, मतलब 2400 लगभग। लगभग 2400। उसके आगे भी अच्छा, पहलवान भी और हम भी एक ही जैसा, हमारा फिर बहुत हाँ कहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहलवान क्यों इतना सारा घी दूध दही और तमाम चीजों का सेवन करता रहता है? देखिए, आपको मैं ये वचन दिला सकता हूँ, एक सर्वे हमने किया था पहलवानों पे कि पहलवान का बुढ़ापा 40-45 साल के बाद दुनिया में साधारण व्यक्ति से 1000 गुना खराब हो जाता है। ये कसता है। वो जब तक पहलवानी करता रहता है तो शरीर का खून गर्म रहता है, लेकिन उसकी पहलवानी छूटते ही शरीर में दर्द, लकवा, पैरालिसिस, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी, इवन कि कहीं कहीं शुगर तक, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। ग्रीस तो बहुत सुंदर। तो आप देखिए, कहीं भी सर्वे करके देखिए, 90% के साथ यही होगा। हमने तो सर्वे किया है। इसलिए कहता है कि पहलवानी भी एक सीमित समय तक, जिम वालों की हालत, जब तक जिम करते रहेंगे आपका वेट बराबर लूज होता रहेगा। जिस दिन आपने जिम छोड़ दिया 2 गुना 3 गुना वेट अगले दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये भी जो गेम है, या ये जो रेसलिंग हो गई या कुछ इस टाइप के जो पावर गेम्स हैं, ये भी एक व्यक्ति भी, मतलब व्यक्ति के लिए तो
आफ्टर वन एज हानिकारक हो ही जाते हैं। सरकार को इस तरफ तो ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए मैं ना एक चीज बताऊं आपको विनीत जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये हानिकारक दुनिया में कुछ भी नहीं है, जी ना जिम है, ना रेसलिंग है, ना कुछ भी नहीं। जी हर चीज की एक लिमिट होती है। जी आप कोई चीज लिमिट में करिए। अब ये महिलाओं की दुर्दशा क्यों होती जा रही है दिन पर दिन? जी महिलाओं ने जिम ज्वाइन कर रखा है, जी लेट तरीके देख तरीके, उसके बाद फैट बढ़ जाता है डबल ट्रिपल। डबल ट्रिपल। अगर ये जिस समय लोग भारतीय स्थूल शरीर को सही करने वाले योग को भूलने लगे हैं, आप पुरानी पद्धति पे चलिए, पुराने खाने पीने पे चलिए, जैसा मैंने बताया है, आप मोटे होंगे ही नहीं। आपको डेली एक्सरसाइज करिए। बचपन में हमें स्कूलों में पीटी पढ़ाई जाती थी, केवल पीटी ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन हर चीज का एक समय सीमा होता है। राजनीति भी एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने लगती है, तो ये तो शरीर है। तो इसलिए शरीर को ऐसा रखिए कि आज जैसा रख पा रहे हैं, बुढ़ापे में आप वैसा मेंटेन कर पाए, उतनी ही मेहनत करिए। क्योंकि आज अगर आप जरा सी मेहनत कर लेंगे तो भविष्य में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और आज आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, भविष्य में आपको वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे, बीमार पड़ेंगे। अगर हम इसको एक शब्द ऐसे कहें कि जो शांति काल में जिन देशों की सेनाएं, राइट, जिन देशों की सेनाएं शांति काल में बहुत अधिक पसीना बहाती हैं, उन्हें युद्ध काल में बहुत कम खून बहाना पड़ता है। हम नॉन वेज, दूध लिमिट से ज्यादा पीने लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक। बादाम एक्स्ट्रा खाने लगते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। एवरीथिंग इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, यस। आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायतें बड़ी आम हो गई हैं, हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है। इन बीमारियों से बचने के लिए और इसके उपचार के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये हमारा खान पान जो मैंने बताया ना, जी जी कि एक पार्ट तो आपका परहेज हो गया, एक पार्ट में लौकी, तोरी, टिंडा, जो हमारी नेचुरल 100-200 साल पुरानी सब्जियां हैं। आप ऑर्गेनिक पे हमने इसीलिए काम करना शुरू किया था कि आप ये सब खाइए, और व्यायाम एक्सरसाइज बेशक ना कर पाए, आप 13,000 कदम, चाहे तो 7,000 कदम सुबेरे, 7,000 खाली पेट सुबेरे, 7,000 कदम सोते समय आप करें। सो के तसल्ली से नींद आएगी, बीपी शुगर अपने आप घटने लगेगा। आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। बाकी औषधियाँ बहुत हैं, रेमेडीज बहुत हैं। अगले बहुत सारे अभी हमारे इस वीके टॉक के अगले सीरीज में आपको सीरियल बाय सीरियल हम बताते रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बीमारी मेंटेन नहीं होती, ठीक है ना। वो कहावत है ना कि तबीयत से एक पत्थर उछालो यारों, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब विस्तार में हम लोग इनकी चर्चाएं क्रम वाइज आगे करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आगे हर उम्र के लोगों को कैंसर, किडनी, लीवर संबंधित बीमारियां पकड़ने लगी, और ये सब इन चीज़ों के बारे में पता तभी लग पाता जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो क्या आयुर्वेद में इस एडवांस स्टेज में या अर्ली स्टेज में इन चीज़ों को डिटेक्ट करने का या उपचार करने का कुछ इलाज है? अगर वो इलाज है भी तो कितने समय में ये चीज़ें सही हो जाती? नहीं, मुझे लगता है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वीके टॉक ये जो चैनल है, इसलिए मशहूर है कि ये सच के दर्पण को आईना दिखाता है। सच के दर्पण को आईना दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चौथे स्टेज के कैंसर का आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथिक में है। तीसरे स्टेज तक की गारंटी ली जा सकती है, गारंटी भी नहीं तो उसका इलाज संभव है। देखिए, जो इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, जो हम ताकत की चीज खाते पीते चले जाते हैं, ठीक है, दूध है, नॉनवेज है। एक सवाल इस बीमारी को लेके ये भी उठता है कि हमें दूध और नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। केवल नॉनवेज के लिए ऋषियों ने इसलिए जोड़ दिया था कि धर्म से रिलेटेड रहे, जीव हत्या नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सनातन धर्म तो वैदिक साइंस से मोटिवेटेड। बिल्कुल, यस विनीत जी, बिल्कुल सनातन साइंस से ये हमारा आयुर्वेद मोटिवेटेड है। एक्चुअल खाना क्यों नहीं चाहिए? देखिए, आप प्योर दूध घर में निकालते हैं सामने और पीते रहते हैं, लेकिन आज एक बहुत कटु सत्य, ये वीके टॉक चैनल पे पहली बार कोई बोल के जा रहा है। किसी भी चैनल पे ये बात किसी ने क्लियर नहीं की। अगर क्लियर की होगी तो डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने ही कभी क्लियर होगी भूल से। लेकिन आज मैं डिक्लेरेशन देना चाहता हूं कि दूध क्यों ना पिए, नॉनवेज क्यों ना खाएं। जिस पशु का नॉनवेज आप खा रहे हैं,
जिस पशु का आप दूध पी रहे हैं प्योर समझ के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम्म, कि क्या कभी उस पशु का मेडिकल चेकअप आपने कराया जी कि उसको कौन सा रोग है? मनुष्य का रोग से 10 गुना ज्यादा रोग पशु में होता है, और हम उस पशु का नॉनवेज डायरेक्ट बॉडी में लेते हैं और दूध उस पशु का, बीमार पशु का दूध हम पीते हैं और हम कहते हैं प्योर दूध है। आजकल तो पशु में इंजेक्शन से इंजेक्शन के थ्रू पशु का दूध हम्म, हम लेते हैं। पशु कितना बीमार है, हम घर में ही गाय पाल के और बीमार गाय का दूध पी रहे हैं क्योंकि हम उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराते। खाना हम एक ही चीज खिला रहे हैं जो मार्केट का बना हुआ है। जी तो ये सब कैंसर, डायबिटीज, बहुत सारे रोगों के रीजन बन जाते हैं। और रोग क्यों होते हैं? बॉडी के जो पार्ट्स कमजोर होते हैं उनको ये पार्टिकल्स दबाने लगते हैं, दबा वही रोग पैदा हो जाता है। जब एक रोग पैदा होगा तो 10 होंगे, 10 होगा तो 100 होंगे। वो एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह से काम होता रहता है। दूषित एडल्ट्रेट चीजें ही इन चीजों को बढ़ा रही हैं। करेक्ट। और फिर चलते चलते कि 2400 कैलोरी, इस पे ध्यान दें। एक बताइए, दूध तो भारतीय संस्कृति का बड़ा अमूल्य धन रहा है बच्चों के लिए, नवजातों के लिए, और आप कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो तो इसमें मेरी कुछ नहीं, अभी एक भ्रांति है, इसको मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि वीके टॉक जो है एक सर्वे कराए जी और अगले 15 साल के बाद वो रिजल्ट देखेगा कि बच्चों की आंखों पे चश्मे मिलेंगे। जी आजकल माताएं खाली पेट सुबह का दूध शाम की छाय, आयुर्वेद में कहावत है, जी सुबह का दूध शाम की छाय फ्री में मिले तो भी ना खाए। ओके दोपहर के बाद कभी छाय दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि आंतों में शोथ पैदा करता है। सवेरे खाली पेट दूध पीते हैं तो डायरेक्ट जैसे चाय ब्लड में जाती है ऐसे ही दूध जाता है जी और फिर वो पशु की गंदगी हमारे अंदर जाती है। और 2400 कैलोरी के लिए बहुत से और भी साधन हैं। देखो बताइए, जो नवजात होता है, जो माँ के दूध के बाद, उसको हम दूध देने के लिए मना करते तो हैं, वो बच्चा क्या खाए? है ना, उसके लिए बहुत कुछ है। जी उसके लिए देखिए, घर की सब्जियों के सूप हैं, दाल का पानी है, लौकी, तोरी, टिंडा उबाल उबाल के आप दीजिए, माँ उसको खाए, माँ के दूध के थ्रू वो चला जाएगा, अपने आप अच्छा दूध बनेगा। जीरा है, देखिए जीरा इतना बढ़िया साधन है माँ के लिए। अब हर माँ अगर 1 चम्मच जीरा डेली खाए तो कैल्शियम और प्रोटीन जो दूध के तत्व हैं वो 1 चम्मच जीरे में ही आपको डेली मिल जाएगा। माँ से तो नवजात को मिल जाएगा। हाँ। कई बार होता है कि दूध माँ का नहीं उतर रहा है, या और वो देखिए, जो माँ का नहीं उतर रहा है, जी जीरा पिएंगे तो 100% उतरेगा, बट फिर भी अगर पिलाना है तो घर में बकरी पालिए, उसका मेडिकल चेकअप कराइए, पशु पालिए, उसका मेडिकल चेकअप कराइए और बच्चे को खूब दूध दीजिए। पशु का इलाज कराइए ना, पशु को चेक करना बहुत बड़ी। क्योंकि वो कह नहीं सकता है ना। हाँ, आम देरियों से या सामाजिक तौर पे जब हम ले लेते हैं, वो उसका नहीं पता लगता उसमें कुछ बीमारी चल रही है नहीं। हाँ, आप घर में पालिए, उसका इलाज कराइए और दूध पीजिए उसका, हम तो मना कर ही नहीं रहे। मैंने तो अपने पूरे एपिसोड में यही बात आपसे कही है। जी जी जी। राहुल जी, आयुर्वेद की दवाएं जो होती हैं, क्या उनका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, अति सर्वत्र वर्जित। जी कई बार लोग भस्म, च्यवनप्राश, शक्ति पाने के चक्कर में एक्स्ट्रा खाने लगते हैं तो बॉडी नहीं झेल पाती है। जी जी इसीलिए कहते हैं हर दवाई पे लिखा होता है चिकित्सक के परामर्शानुसार दवाई लें। जी जी। नहीं तो कोई साइड इफेक्ट आयुर्वेद का नहीं हो। नहीं होता है। आयुर्वेद एलोपैथी के लोग कॉम्बिनेशन में चीजें खाते रहते हैं, 3 दिन पद्धतियों के साथ दिन में अपने अपने हिसाब से चलाते रहते हैं, तो उस बारे में आप क्या बताना अगर आपको चाहेंगे? अधिक दवाइयाँ खानी है तो भोजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दवाइयाँ तभी जाके अंदर काम कर पाती हैं। सभी पद्धतियाँ अपने आप में एक विद्वत पद्धतियाँ हैं। क्योंकि मैं एलोपैथिक को बुरा इसलिए नहीं कहता कि अगर बुखार चढ़ेगा तो तत्काल क्रोसिन आपको वही उतारेगी, फिर आयुर्वेद की दवाई लीजिए जिससे दोबारा बुखार न चढ़े। आयुर्वेद जड़ से मिटाएगा, आयुर्वेद इमीडिएट यस यस, इंस्टेंट क्योर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इंस्टेंट क्योर जो है आपको। लेकिन अगर सहनी है तो आयुर्वेदिक शुरू करिए, अगले दिन से बहुत अच्छा लेकिन आयुर्वेदा में भी बहुत सारी चीजें जो अगले घंटे में आराम करती हैं। जी आयुर्वेदिक औषधियां जो शास्त्रोक्त औषधियां हैं लगभग हर कंपनी बनाती है। संजीवनी बटी है, क्यूनोसिन है, ये आयुर्वेदिक की हर कंपनी जेनरिक दवाएं बनाती है। मृत्युंजय रस है, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि दुनिया के हर कोने में दवाइयां मिल जाती हैं। और रसोई में लीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ, दालचीनी है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, लौंग है, इलायची, सब बराबर मात्रा में डाल करके 2 गिलास पानी में डालिए, 1 गिलास रह जाए, उस काढ़े को पीजिए, बुखार छू मंतर, जुकाम छू मंतर। काकड़ सिंगी के पौधे लेकर के आइए, उसको पीसिए, उसकी काढ़ा बनाकर पीजिए, छू मंतर। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं चलते चलते दर्शकों,
जो हम घर में गिलोय, नीम वगैरह उबाल के पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। आज मैं आंखें खोल देना चाहता हूँ, इसका प्रैक्टिकल मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप घर में कहते हैं हमने गिलोय उबाल के पी ली, रात भर की गंदगी आप तोड़ के लाए, नीम, गिलोय, जामुन, और उसको हल्का सा पानी में धोया और उबालने लगे, तो क्या निकली अंदर से? गंदगी, और उसको पी गया। मैं तो ठीक ही नहीं हो रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक नहीं हो पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। और जो कंपनी वाले पीने चाहिए, ये प्रोसेस के साथ बनाते हैं, पहले इसकी मिट्टी निकालते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कंपनियों का खंडन कर रहा हूं, ना मैं किसी कंपनी से बिका हुआ हूं। बट मैं आपको ये जरूर बताना चाह रहा हूं कि ये जो जूसेस वगैरह हैं, आप अपने मन से व्हाट्सएप डॉक्टरी ना करें। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, यूट्यूब डॉक्टरी से बचें, व्हाट्सएप डॉक्टरी से बचें। जो आजकल मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, माताएं बहनें छोटे छोटे चैनल चला रही हैं, मेरा ये करिए, लाइक करिए पैसा कमाने के चक्कर में, तो उनसे भी मेरी अपील है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी डॉक्टरी न चलाएं। आम दर्शक, आपको नहीं पता कि आपके यूट्यूब पे कितना विश्वास करता है। जैसे वीके टॉक पे इतने लोग विश्वास करते हैं, मेरी बात पे विश्वास करते हैं, इसी तरह मैं कहता हूं यूट्यूब पे बहुत आदमी ज्यादा विश्वास करता है। वो आपकी छोटी सी गलती, आपके फेमस और पॉपुलर होने की गलती किसी कस्टमर को कितना भारी पड़ सकती है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। ये वीके टॉक के माध्यम से बताना चाहता हूं। बहुत सुंदर आचार्य, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा हमारी भी आपने आँखें खोली कुछ बातों को लेके। हम भी लोग सोचते हैं कि रात को किसी चीज़ को गर्म पानी में उबाल के सुबह उसका एक्सट्रैक्ट ले लेंगे तो हम वो तो गंदगी निकल रही है ना। हम अमृत ले रहे हैं, हम तो ये दिमाग में रहती है हमारे। वात, पित्त और कफ, इन तीनों बीमारियों से हर आदमी परेशान है। ये बीमारियां हर रोजमर्रा में अपने पाँव पसार रही हैं हर आदमी के जीवन में। इनसे बचने के लिए क्या उपचार होने चाहिए, क्या सुझाव है आपके? मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में भी बताया था कि बैलेंस डाइट जी इज द क्योर ऑफ एवरीथिंग। आपको 2400 कैलोरी फिर ध्यान में देना होगा। जी और सर्दी जुकाम मैंने बताया, ये सारा कुछ टेम्परेचर के बिगड़ने से होता है। जी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खाना मेंटेन करिए, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, बीन्स। भगवान ने ना 48, 50, 60 चीजें ऐसी बनाई हैं, केवल आप अध्ययन कर लेंगे ना तो प्रभु इच्छा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कभी भी आपको बीमारी नहीं आएगी। मैं आपको वचन देता हूं कि केवल आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की पॉलिसी पे चलिए। आज का युग वो नहीं है जो आप 5 किलो दूध पी के पचा जाएंगे। आज का दूध वो नहीं है जो 2 किलो मीट, मांस, मछली खा के, 10 किलो रोटी खा के, 40 रोटी नहीं। मेरी आपसे फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, बच्चों को जबरदस्ती दूध खाना न दें जब तक बच्चे अपने आप ना मांगे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं यही बताना चाहता हूं, तीनों वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करना है तो खाना कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन के लिए श्वास का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आचार्य जी, एक बात अद्वैत आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसका वात बिगड़ा उसका पित्त कफ भी बिगड़ा होगा, मतलब ये विकार एक साथ तीनों को लेके आता है या ये अलग अलग स्थितियों में आपके शरीर में पाया जाता है? घर की जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर भी डाउन होने लगता है। जी वो एक निश्चित समय, देखिए पहले लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, फिर इन्वर्टर चला, उजाला हो गया, लाइट नहीं आई, नहीं ठीक हुई, तो वो इन्वर्टर भी एक समय के बाद आपका पंखा बंद कर देगा। जैसे मेरे को भी जब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहती है, जब कफ पंखा बीमार बंद हो है। जाएगा तो सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जी। फिर ऐसे आज का आधुनिक युग है, शरीर को पुराने 200 साल 400 साल पुरानी पद्धति के हिसाब से ढालिए। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आप कायर मत बनिए। जिंदगी में कुछ करने के लिए उतना ही मेंटेन भी करिए अपने आप को जितना आप मेंटेन कर सकते हैं शरीर को। व्यायाम थोड़ा थोड़ा कीजिए, 13,000 कदम टहलिए सुबह शाम मिलके। अब ऐसा नहीं करिए कि आप नहीं कर सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती। इस चींटी को देखिए, छोटा सा जीव है, पहाड़ों पे चढ़ता है, उतरता है, गिरता है, पड़ता है। मेहनत की ठोकरें बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और चलते चलते कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है। आप कायर न समझे, आप कर सकते हैं ये चीज, आलस मत करिए। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उन चेहरों पे मक्खी तक बैठने से इनकार करती है, उन चेहरों पे मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। मैं आपको चलते चलते ये भी बताना चाहता हूं कि मैं लोगों की फ्री सेवा करता हूं, किसी से कोई चार्ज नहीं लेता। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे सुबेरे आयुर्वेदा के अनुसार मैं खाली पेट नाड़ी देखता हूं। आपको रोग बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको भारत में बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे। मैं किसी से रोग नहीं पूछता। इन 4 दिनों में आप कभी भी खाली पेट आए गर्म पानी पी के और चिकित्सा का फ्री लाभ लें।
बहुत सुंदर। और वीके टॉक चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हृदयाचार्य जी, आप जैसे मीडिया समूह से भी जुड़े हैं और हृदयाचार्य में तो आपका पकड़ है ही। एक आखिरी में राजनीतिक प्रश्न भी आपसे रख लेते हूँ। हाँ, हाँ, व्हाई नॉट? हैं। क्या लगता है मोदी जी अब की बार 400 पार, ये जो नारा बहुत प्रख्यात और प्रबल हो रहा है, इसको लेके ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर दैनिक भास्कर, यूके, यूपी या ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है हिसाब कहाँ तक पहुंचेगा ये? देखिए, मैं चूँकि हम और आप दोनों मीडिया से हैं जी, और आप भी एक बड़े समूह से हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं दैनिक भास्कर में काम कर रहा हूँ। जी, एक चूँकि रात-दिन पॉलिटिकल खबरें और हमारे पत्रकार रात-दिन ज़मीन पे लगे हुए हैं, आपके साथ भी, मतलब पत्रकार का मतलब सारे मीडिया समूह के पत्रकार। जी, जी। बड़ी ईमानदारी से जो एनालिसिस है, हुँ, जैसे हम एक हवन करते हैं, हुँ, एक खुशबू आती है उसमें से जी, और हम मिर्च डाल देते हैं तो खुशबू खत्म हो जाती है। हुँ, लेकिन हवन की खुशबू सदियों-सदियों तक रहती है। जी, मिर्च की खुशबू थोड़ी देर तक के लिए रहती है। जी। तो ये कुछ देर के लिए बरसाती मेढक हैं जो बाहर निकले हैं, जी, जो मोदी जी का एक पवित्र विज़न है। मैं केवल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा का भी और जीवन के रहन-सहन, योगा दिवस को इंटरनेशनल डे डिक्लेयर कराना मोदी जी की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ऐसे जब देवता देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमने भी ज़मीनी हकीकत को पैदा किया है। मोदी जी अगर 400 पार नहीं तो 350 पार तो ज़रूर होंगे। 350 पार ज़रूर। मैंने बहुत अध्ययन गहराई से किया है और एक नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते ज़िम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मैं दुनिया के अनुभव को नहीं कह रहा हूँ। मेरा बहुत गहरा अनुभव है, वीके खबर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने गहराई से जो अध्ययन किया है, गाँव-गाँव जाके, शहर-शहर जाके, चूँकि हमारा और आप दोनों का ये समूह, ये वो समूह नहीं है जो बिक जाता है। जी, तो सच्चाई यही है ज़मीन पे कि जो योजनाएँ ज़मीन पे उतरी हैं, तो वोट भी ज़मीन से योजना की ओर जाएगा। साउथ इंडिया को लेके स्पेशली दक्षिण पार्ट को लेके आपकी क्या संभावना है? जो मोदी जी का देखिए, फोकस भी इस समय साउथ के लिए। देखिए साउथ में ज़रूर ये फ़ोकस है, बट पहले से वोट परसेंट मोदी जी की बहुत बढ़ेगी, क्योंकि साउथ वालों की आँखें भी अब खुलनी चालू हुई हैं। जी, अब तक आँखों में वो अंधकार था, जिसमें अन्य विपक्षी दलों ने या आज तक जो सिस्टम वहाँ काम कर रहा था, उसने ब्लैक सलाई लगा रखी थी। अब थोड़ा-सा राम नाम की सलाई लगी है, तो वो अंधकार धीरे-धीरे कट रहा है, अंधकार छँट रहा है, सुबेरे का सूरज उगने वाला है, पहली किरण वर्चस्व स्थापित करने को है और मोदी जी का सूरज, काश हम भी दुआ करते हैं कि दोपहर में सदा विराजमान रहे, ये दोपहर में वर्चस्वमान रहे। तो दोस्तों ये थी आज की मुलाकात हमारी आयुर्वेदाचार्य श्री राहुल चतुर्वेदी जी से, और जैसे राहुल जी ने बहुत सारी हमें सब बातें बताई जो हम अगर जीवन में उतारें तो हमारे तमाम विकार जो हैं अपने आप ही वो जा सकते हैं जीवन से। 2400 कैलोरी का जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण मंत्र हमको दिया, उसी को अगर हम जीवन में अपना लें, उसी को लेके अपनी दिनचर्या में अपने भोजन को, अपनी हर चीज़ को अपनाएँ, तो शायद वैसे ही हम निरोगी रहेंगे और हमारी आयु भी बहुत लंबी जाएगी और हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तथा जैसे आयुर्वेदाचार्य श्री राहुल चतुर्वेदी जी ने बताया कि आने वाले टाइम में समय-समय पे वो हमको फिर अपने दर्शन देते रहेंगे और हर बार नई बीमारी को लेके विशेष रूप से वो हमको कुछ टिप्स देंगे। रसोई में आयुर्वेदिक पद्धति से या ऑर्गेनिक पद्धति से उन चीज़ों का इलाज कैसे दिया जाता है, ये राहुल जी हमको बताएँगे। और दोस्तों मैं आपको राहुल जी के बारे में अंत में एक बार ये और बताना चाहूँगा। ऑर्गेनिक पद्धति और घरेलू नुस्खों को लेके जो राहुल जी की रिसर्च है और जो काम है, वो सच में एक समाज में जन जागृति का काम कर रही है और लोगों को डॉक्टरों की लाइन से हटा के घर में ही सही होने की प्रेरणा दे रही है। ऐसे लाखों निरोगी लोग हैं, जैसे हमने शुरू में ही बताया था, जिनको डॉक्टर साहब की सलाहों से, घर के उपचारों से इतना लाभ हुआ है कि आज वो एक बहुत ही स्वस्थ जीवन अपने और कार्यशैली को अपना पाए हैं और एक बहुत हैप्पी एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं राहुल चतुर्वेदी जी का उनके इस अमूल्य समय के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि उनकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे दर्शकों के लिए बीच-बीच में बनी रहे और नई-नई सवालों को लेके हम उनके सामने जाएँ और हमारे हर सवालों का वो उत्तर दें और अपने अनुभव से
हम सबको निरोगी होने का आशीर्वाद है। इसी अब के साथ सितारों को आँखों में महफूज कीजिए, दूर-दूर तक रात ही रात होगी। अब सितारों को आँखों में सुरक्षित कीजिए, दूर-दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। फिर वीके टॉक चैनल पे अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।